जो करियर है वो डिसाइड होगा आपके 10th और 12th के प्रिपरेशन से। आप 10th में अच्छा कर लोगे, 11th और 12th में अच्छा कर लोगे, तो 12th के बाद आपकी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली जो डिफेंस फोर्सेस में आने की अपॉर्चुनिटीज़ है, वो सारी मेन अपॉर्चुनिटीज़ कब खुलेगी? 12th के बाद, 12th में। तो इंडियन आर्मी में आने का मोटिवेशन ये है कि आप 21 साल 21 ईयर्स मतलब 12th के बाद हार्डली एक 3 साल बाद, ठीक है, 3 से 4 साल बाद आप एक ऑफिसर बन जाओगे, गैजेटेड क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर। मतलब सबसे सुप्रीम जो ऑफिसर का एक दर्जा होता है किसी यहाँ पे इंडिया में, वो है क्लास 1 गैजेटेड ऑफिसर का। तो 21 साल में ये दर्जा आपको मिल जाएगा जब आपके दोस्त पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई किसी जॉब के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा होगा, कोई किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहा होगा, तो इस टाइम पे आप एक ऑफिसर ऑलरेडी बन चुके होंगे। और ऑफिसर बनना तो एक अलग बात है, लेकिन ऑफिसर उस इंडियन आर्मी के बन रहे हो कि जहाँ पे इतने मोटिवेटेड लोग हैं, जहाँ पे नोबलेस्ट पीपल जिसे बोलते हैं हम, वॉक ऑन द अर्थ, जो जवान जो है इनकी लिगेसी हमारे पुरखों से चली आ रही है। तो ऐसे लोगों को आप कमांड करोगे, ऐसे लोगों को आप उनके लीडर बनोगे। तो ये मतलब मैं हमेशा से किसी भी स्कूल में जाता हूँ तो ये बोलता हूँ कि हमेशा एम करना सबसे ऊंचा वाला। मतलब जब भी आप इंडियन आर्मी में जाने का सोचो तो ऐसे सोचना कि आप ऑफिसर बनना है, ठीक है। मतलब बाकी फील्ड्स भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, उतने ही अच्छे हैं, लेकिन ऑफिसर बनने का हमेशा एम रखना शुरुआत से। तो ये अभी आप पूछोगे कि सभी बोल रहे कि ऑफिसर बनो, अच्छा करो, लेकिन अच्छा क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। मतलब ऐसी बड़ी कोई चीज़ नहीं कि आपको कोई रॉकेट साइंस या बहुत बड़ी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। आपकी बिल्कुल छोटी छोटी जो हैबिट्स है, छोटी हैबिट्स, मतलब सुबह उठने से लेके रात के सोने तक, आपके बोलने से लेके आपके आपके दोस्तों के साथ बर्ताव, आपके टीचर्स के प्रति जो जैसा आपका बिहेवियर है, आपके बाकी आपके परिवार के साथ जैसा बिहेवियर है, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आपको एक कैरेक्टर बिल्डअप करती है, एक व्यक्तित्व तैयार करती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि आप एक दिन में आपने सोचा कि मैं अधिकारी बनूंगा, मैं ऑफिसर बन जाऊंगा, या फिर मैं बहुत बड़ा कुछ बन जाऊंगा, तो आपने परीक्षा लिख दी और आप अधिकारी बन गए। ऐसे नहीं है। अधिकारी या फिर बड़ा व्यक्तित्व दिन ब दिन, प्रतिदिन का जो मेहनत है, हर एक पहराव पे, सुबह से लेकर शाम तक, 1 साल 2 साल 3 साल, हर एक आपका जो सोचने का तरीका है, जब वो वैसे बन जाएगा तब आप ऑटोमेटिकली एक अधिकारी या फिर एक बड़े व्यक्तित्व बन जाओगे। समझ में आ रहा है? मैं स्पेसिफिकली कुछ बातें बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये शायद आप अपने जीवन में कुछ दिनों तक भी अपनाएंगे तो आप शायद अपने आप में बदलाव महसूस करेंगे। मतलब जो बहुत छोटी सी बात है कि अपने माता पिता का सुनिए, ठीक है। घर वाले जो बताते हैं, अपने टीचर्स जो बताते हैं यहाँ पे, तो उनका अगर आप सुनेंगे तो वो मतलब आप समझते कि हाँ चलो मैं कर लूँगा, ठीक है। यहाँ से बताने के बाद आप भूल जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं करना। ये छोटी सी चीज़ है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है, इसका जो प्रभाव है आपकी लाइफ के ऊपर, आपके करियर के ऊपर, या अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ये आप कुछ सालों बाद समझ में आएगा। जैसे मुझे भी कुछ टाइम तक लगता था कि मुझे तो ये करना ही नहीं है, मतलब ये तो ऐसे बाकी लोग ऐसे कर रहे हो तो मैं शायद वैसे कर लूँ। मतलब हम क्या करते हैं, लूप होल्स ढूंढते हैं हर एक करने के लिए, चीज़ें करने के लिए, या फिर जैसे परीक्षा में भी कोई पढ़ाई करने के लिए बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि चलो मेरा थोड़ा सा पास होने लाइफ में थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा और बाद में पढ़ लूँगा। मतलब थोड़ा सा हमारे जो लैकेडेसिकल एटीट्यूड जिसे बोलते हैं वो एक निर्माण होता रहता है अपने आप। तो बेसिकली अपने 3 चीज़ें याद रखना। एक तो अपने घर वालों का, माता पिता का, उनको कभी अनादर नहीं करना, अपने टीचर्स को अनादर नहीं करना, उनका सुनना हमेशा। जो टीचर्स गाइड कर रहे हैं, यहाँ से जो आप गाइडेंस प्राप्त कर रहे हैं वो सुप्रीम गाइडेंस है। सुप्रीम गाइडेंस मतलब ऐसे नहीं कि कभी कोई स्कूल, सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो, कॉन्वेंट स्कूल हो, इंटरनेशनल स्कूल हो, कोई अंतर नहीं है इसमें, ठीक है।
इसमें कोई अंतर नहीं। मतलब एक गांव वाले लड़कों में वो एक शब्द है न्यूनगंड करके, इसका मतलब है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है कि शायद वो बच्चे अच्छे हैं, उनको इंग्लिश आती है, वो इतना अच्छा सब कर रहे हैं और मैं नहीं कर रहा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो गांव के लड़के होते हैं वही आगे जाते हैं हमेशा देखना, क्योंकि गांव के लड़कों में क्या होता है पता है, गांव के लड़के रफ बिल्कुल हर एक परिस्थिति को झेलने की उनमें क्षमता होती है। तो ऐसे जो एक आप पहाड़ों में, यहाँ तो आप बहुत लकी है कि यहाँ आपको इतना अच्छा मतलब एनवायरनमेंट है, लेकिन आप जब कभी रेगिस्तान या फिर उसी इलाके में कभी जाओगे तो देखोगे कि फूल आता है जो पत्थर पे भी उगता है। तो मैं समझता हूँ कि जो गांव के लड़के होते हैं वो उस फूल की तरह होते हैं जो पत्थर में भी उगने की उनमें क्षमता होती है, ठीक है। और आप सोचिए कि अगर उस वैसे फूल को अगर अनुकूल परिस्थिति दी जाए, ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में तो वो बहुत अच्छे से उग सकता है, बहुत अच्छे से काम कर सकता है। तो आप कभी ऐसे मत सोचना कि मैं कम हूँ या फिर बाहर के लड़के जो कॉन्वेंट वाले हैं या फिर कई इंटरनेशनल स्कूल के लड़के वो अच्छे हैं मेरे से ज़्यादा, ऐसे कुछ नहीं है। आप में जो क्षमता है वो उनसे कई गुना ज़्यादा है और आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो बस आपको एक कमी है, वो है गाइडेंस। और क्या कमी है आप में? गाइडेंस और कॉन्फिडेंस। बस एक चीज़ ले आना अपने आप में कि कॉन्फिडेंस है मुझमें कि मैं ये कर सकता हूँ। ये आप बस ये हर दिन सुबह उठोगे तो बस एक चीज बोलना कि मैं सबसे बेहतर हूँ और मैं कर सकता हूँ। बस ये चीज बोलोगे तो देखना अपने आप में जो बदलाव है वो कितना आ जाएगा। सुबह उठोगे तो पढ़ाई से पहले बोलना कि ये मुझे आज करना है, ये मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। बस इतना सा मतलब इतना सा छोटी चीज आप करोगे तो एक हफ्ते में, एक महीने में आप अपने आप में खुद आप वो महसूस करोगे और आप सबको बताओगे कि नहीं मैंने ये छोटी सी चीज़ की है। और उसको एक बुक है, बहुत अच्छा बुक है द सीक्रेट करके, ठीक है। सीक्रेट मतलब क्या होता है तो बताएगा? द सीक्रेट, एक सीक्रेट करके, ठीक है। मैं जब स्कूल में था, 12th में था, 12th में मैं बिल्कुल सोच लिया था कि मैं अब तो खेती करूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पढ़ाई होती नहीं और मैं क्या करूँगा, मुझे अच्छा लगता तो मैं खेती करूँगा या फिर ये वो करूँगा। तो मेरे पापा ने मुझे एक बुक दी थी द सीक्रेट। पापा बोले कि बस ये बुक पढ़ ले, फिर बाकी तुझे जो करना है वो कर। फर्स्ट टाइम मैंने कुछ पहली किताब है मेरी लाइफ में वो मैंने पढ़ी थी। तो उस सीक्रेट बुक में बस यही लिखा था कि हर सुबह मतलब पूरा बुक पढ़ने के बाद उसका एक ही सारांश था कि मतलब हर दिन आप जो चाह रहे हो वो एक बार बोल के देखो, उसको दोहराओ, मैनिफेस्ट करो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप मैनिफेस्ट करोगे कि मुझे ये चाहिए और मैं कर सकता हूँ, तो आप 100% आपकी पूरी ओम शांति ओम में वो एक डायलॉग है कि आप किसी चीज़ को इतना शिद्दत से चाहोगे तो पूरी कायनात वो चीज़ आपको दिलाने के लिए जुट जाती है। तो सिमिलर है, सच में वो काम करता है। आप एक बार ट्राई करके देखो, मतलब इतना पॉजिटिव रिजल्ट है। आप सोच के देखो कि मैं अच्छा हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ और मैं करके दिखाऊंगा और मैं करूँगा। आप ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब ये तो मैं मेजोरिटी मोटिवेशन का ही पार्ट बोला, बाकी मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा कि इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए कैसे कैसे क्या क्या तरीके हैं। एक तो फर्स्ट है 12th के बाद, एक है ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। आप 12th के बाद मतलब 3 एंट्रीज है, अलग अलग एंट्रीज है। एक तो एनडीए करके, पता है सभी को? एनडीए पता है क्या है? एनडीए पता है क्या है सभी को? नेशनल डिफेंस एकेडमी सुना है? तो एनडीए करके एक एकेडमी है, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नहीं पता तो रिस्पांस जरूर करो बेटे। कोई नहीं, आप बिल्कुल मतलब खुल के बताइए। मुझे पता है जो गांव के लड़के होते हैं ना, अभी कोई भी गांव के 2 लड़कों को एक साथ बिठाओ और उनकी बातें सुनो, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतनी अच्छी बातें करेंगे कि किसी शहर के लड़का वो नहीं कर पाएगा। ऐसी समझदार वाली बातें करेंगे, लेकिन उसी लड़के को यहाँ पे आके बिठाओ, वो वैसे बातें नहीं करेगा। क्यों? एक ही कमी है, कॉन्फिडेंस। आपकी समझ
और आपकी जो क्षमता है समझने की, चीज़ों को ग्रास्प करने की, बिकॉज आप गांव में रहते हैं, आप फ्री स्टाइल हो बिल्कुल। एक पत्थर, मतलब जो मैं हमेशा बोलता हूँ, क्योंकि मैं गांव से हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है कि मैं गांव से हूँ, और मैं गांव और ये बता सकता हूँ कि गांव का लड़का कुछ भी कर सकता है। फौज में ज़्यादातर लोग गांव से आते हैं, हार्डली 1-8% लड़का जो शहर से आता है, क्योंकि गांव के लड़के कुछ भी कर सकते हैं। ये उनमें क्षमता है, बस उनको क्या है, कॉन्फिडेंस लाने की जरूरत है। तो इंडियन आर्मी में आने के लिए, ऑफिसर बनने के लिए एक होता है 12th के बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी, ठीक है, जिसका एज लिमिट है 16.5 साल से 19.5 साल तक, ठीक है। तो साल में 2 एग्जाम होती है इसकी, यूपीएससी जिसकी डिफेंस यूपीएससी बोलते हैं हम। तो डिफेंस यूपीएससी दो बार होती है हर साल। तो ये आप इसका सिलेबस और ये जो भी है, ये 11th-12th के रेगुलर सिलेबस के आधारित, इसके ऊपर आधारित है। तो मतलब आपको अगर एनडीए जाना है, यूपीएससी करनी है, तो आपका रेगुलर 11th और 12th का पढ़ाई आपको अच्छे से करनी पड़ेगी, ठीक है। और इफ पॉसिबल छुट्टियों में जब भी छुट्टी मिलती है तो क्लासेस कहीं लगा लिया है ना, क्योंकि रेगुलर 11th-12th के साथ थोड़ा सा उसको फिनिशिंग देने के लिए चीज़ें भी थोड़ी सी जरूरी है, प्रैक्टिकल, क्योंकि आजकल इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हो गया है, सारे पढ़ाई कर रहे हैं, तो थोड़ा हम पीछे उतना रह नहीं सकते घर पे। जब भी मौका मिले तो आप क्लासेस ज्वाइन कर लो छुट्टियों में, ठीक है। नहीं तो आपका रेगुलर 11th-12th का जो पढ़ाई है वो भी अच्छे से कर लोगे तो आप आराम से वो एग्जाम क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो आप फ़ोन तो हर कोई चलाता है, तो फ़ोन में बाकी चीज़ें देखने से अच्छा आप थोड़ा सा देख लो कि एनडीए की कैसी एग्ज़ाम होती है, उसका सिलेबस क्या है। बाकी ये सारी चीज़ें आप फ़ोन के माध्यम से आपको नॉलेज इतना इजीली अवेलेबल है, आप जो भी चाहिए वो देख सकते हैं। तो उसका इस्तेमाल करके आपको एनडीए कैसे जाना है, और एनडीए के साथ होता है कि एएफएमसी और सीएमई करके अलग-अलग एंट्रीज होती है, ठीक है। तो एएफएमसी होती है मेडिकल के लिए, और सीएमई करके इंजीनियर के लिए टेक्निकल होता है। तो अभी आपको फर्स्ट टाइम में कुछ इतना पता नहीं, तो मैं बस बताऊंगा कि 12th के बाद कुछ एंट्री है, और ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग एंट्रीज है जो डिफेंस फोर्सेस में ऑफिसर बनने के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ग्रेजुएशन के बाद आपकी जो टीजीएस एंट्री होगी, या फिर सीडीएस हो गया, डायरेक्ट एंट्री होगी, ये सारी अलग अलग एंट्रीज है। मतलब फौज में आने के बहुत सारे तरीके हैं, मतलब तरीके इतने होने की कोई वजह बता सकता है कि फौज में आने के लिए मतलब इतने सारे तरीके क्यों हैं? मतलब एक ही तो हो सकता है वजह कि एक ही एंट्री हो सकती है, एक ही एंट्री बनवा दो। जैसे बाकियों में डॉक्टर बनने के लिए मुझे बस एमबीबीएस करो, मैं डॉक्टर बन गया, वैसे फौज में आने के लिए अलग अलग एंट्रीज बनाई गई, 12th के बाद भी आने के लिए है, ग्रेजुएशन के बाद भी आने के लिए है, या फिर आप अलग क्यों ऐसा क्यों है? दसो बुद्ध फौज ही ऐसी लाइन क्यों है जिसਦੇ ਵਿੱਚ एंट्रीज कई तरह ਨਾਲ ਨੇ? सोचियो जरा, पता है ਤੁਹਾਨੂੰ बेटे डॉक्टर ਲਈ सिर्फ एमबीबीएस है, फौज ਲਈ क्यों? सब तो इंपॉर्टेंट की है ग्रेजुएशन तो बाद होगी। देखो फौज में अलग अलग एंट्री देने का एक ही मकसद है कि अपॉर्चुनिटी देना, जो अच्छी चीज है, ठीक है। अभी आप हर दिन यहाँ पे गांव में रहते हो, आप डॉक्टर को देखते हो, अफसर को देखते हो, अलग अलग जो जॉब प्रोफेशन उनको देखते हो, तो आपको उनके बारे में पता है। लेकिन फौज ऐसी चीज है उसके बारे में आपको उतना पता नहीं चलेगा कि जाते कैसे हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, तो ये चीज लोगों को पता नहीं थी। अवेयरनेस कम है। सिटी में जाओगे तो आप देखोगे कि सब अच्छे से गाइडेंस कर रहा है, यहाँ जा, ऐसे जाना है, वैसे जाना है, ये पढ़ाई करो, वो पढ़ाई करो, थोड़ा सा अवेयरनेस कम है। इसीलिए ये अपॉर्चुनिटी दी है, जो हमारे सिस्टम में अपॉर्चुनिटी दी है कि 12th के बाद भी आप आ सको, ग्रेजुएशन के बाद भी आ सको, जब भी आपको पता चले उस एंट्री के बारे में तो आप उसमें आ सको। इसीलिए आपको ये अलग अलग एंट्री स्कीम्स दी है, ठीक है। तो इसका फायदा ये है कि अगर आप पहले से सोच कर रखो कि मुझे फौज में जाना है, अभी वो कैसे जाना है, कौन सी एंट्रीज जाना है, वो आपका नसीब है कि आप 12th के बाद ट्राई करो एनडीए के लिए, एनडीए नहीं हुआ, ग्रेजुएशन में मेहनत करो, ग्रेजुएशन के बाद ट्राई करो, तो उसके बाद हो जाएगा। तो मतलब कंसिस्टेंसी आप अगर रखोगे ना, तो 101% फौज में जो बंदा जाना चाहता है, तो जो नॉर्मल
नॉर्मल पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा हो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन नॉर्मल बंदा सिस्टमेटिकली अगर मेहनत करे कि मुझे ये पढ़ना है, दिन का मेरा ये सिलेबस है, ये मैं पढ़ूंगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, तो वो एक प्लान करके करो, टाइम टेबल बनाओ उसको। जस्ट पढ़ाई करो तो नॉर्मल ऐसे मत पढ़ो कि जो आज मतलब अभी कल ये बताया तो आज ये करता हूँ, आज टीचर ने ये बताया तो करने लगूंगा। नहीं, अपना खुद का एक टाइम टेबल बनाओ। मैं इस महीने में ये टॉपिक कवर करूंगा, मैं इस साल मतलब इस 2 महीने तक मैं इतना बार रिविजन करूंगा, ये करूंगा। जब आप पूरा एक प्लान करोगे, टाइम प्लान करोगे, तभी आपको क्या आएगा, एक मिरर पिक्चर। तब आपको एक ओवरऑल व्यू पता चलेगा कि मुझे कितना मेहनत करने का जरूरत है, कितना मुझे पढ़ाई करने का जरूरत है अभी, और बाकी मैं कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है जिस पर मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ, टाइम मेरे पास कितना है। तो ये इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत इम्पोर्टेंट है कोई भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो एनडीए का एंट्री बता दिया मैंने आपको, ग्रेजुएशन का भी बता दिया, तो आपको ये सारे नेट पे लगभग अवेलेबल रहेंगी। किसी को कोई डाउट आता है, कभी किसी को कोई लगता है कि मुझे पता नहीं चल रहा, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। कभी मैं आपको नंबर टीचर के पास, अपने प्रिंसिपल के पास नंबर ड्रॉप करके जाऊंगा, ठीक है। आप पर्सनली मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं कि क्या करना, मैंने क्या करना है, किस तरह की तैयारी करनी है, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट सबसे बात है इंग्लिश। इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल दैट एवरीवन इज रिक्वायर्ड टू हैव, इट इज मस्ट फॉर द प्रेजेंट सिनेरियो, ठीक है। मतलब इंग्लिश का हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा एक ज़रूरत बन गई है कि अफसर बनने के लिए तो अंग्रेजी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी में आप यू ट्राई एंड स्पीक इन इंग्लिश, यू कम्युनिकेट with each other in English, converse with each other in English, ठीक है। Because English is one thing that won't come easily. It is the easiest language, ठीक है। सबसे आसान लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश। लेकिन वो तभी आएगी जब आप उसको प्रयास करोगे। When you communicate with English, communicate in English constantly, प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। इसलिए आपकी डे टू डे एक्टिविटी में बिल्कुल भी नहीं शर्माना। कोई भी हंसे, कोई भी कुछ बोले, मुझे पता है गाँव में हिचकिचा जाते हैं कि बात करेंगे तो क्या बोलेगा, ये बोलेंगे, मतलब ऐसे होता था मेरे क्लास में। मुझे पता नहीं आपका यहाँ पे कैसे है, लेकिन थोड़ा सा जो हिचकिचाहट है वो कम करो। कॉन्वर्स इन इंग्लिश, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बात करो। जो आगे जाता है ना बंदा, जो बंदा मेहनत करता है, जो आगे जाता है, जो जिसके दिमाग में जज्बा है, जिसके दिल में जुनून है, उसी पे लोग हंसते हैं, ठीक है। और शुरुआत में हंसेंगे, हंसने दीजिए। जिस दिन आप देखोगे ना कि मुझ पर हंस रहे लोग, उस दिन समझना कि चलो मैं कुछ कर रहा हूँ यार। उस दिन ये समझना कि मेरा अभी भी कुछ कर रहा हूँ, तभी मुझ पर हंस रहे। जिस दिन आपका टांग खींचेंगे तभी समझना कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है, बिल्कुल खुद को मोटिवेट रखो, ठीक है। एक मतलब आप ऐसे होना चाहिए कि आप आजू बाजू से कहीं आप जाते हो ना, किसी से मिलते हो, उस इंसान का जज्बा जुनून उठना चाहिए कि यार ये बंदा कैसा है, मेहनत कर रहा है ये दिन भर, इतना ये इसमें जोश है, ठीक है, इतना पढ़ाई करता है, इतना अच्छा रहता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें आप बिल्कुल मोटिवेशन के साथ करिए, ठीक है। आपके मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना आपको कम मार्क्स है, ज़्यादा मार्क्स है, लेकिन आप बस मेहनत करते रहिए, ठीक है। आपको गाइडेंस मिलता रहेगा, इतने अच्छे से आपके टीचर्स है, ठीक है। सर के बेटे भी फौज में है, ऑफिसर है, तो उनसे इतना अच्छा आपको गाइडेंस मिल सकता है। तो ऐसी चीज़ों का आप ऐसी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कीजिए, ठीक है। टीचर का जो नॉलेज है, मैम का जो यहाँ पे, मतलब आप पूछोगे टीचर से, अगर उनको पता नहीं तो आपको पता करके आपको बता देंगे, लेकिन आप उनको पूछना चाहिए। ऐसे नहीं कि टीचर ही खुद आके सब कुछ बताए, ठीक है। आपको खुद का नॉलेज होना, खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी सारी चीज़ें आप पा सकते हो, ठीक है। तो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, वैसे तो बताने के लिए बहुत है, छोटी छोटी मतलब पार्ट्स में मैं उतना टाइम है नहीं अभी बताने के लिए। डायरेक्टली गाइडेंस वाली बात मैं अगर बता देता है, लेकिन एक्चुअली मुझे लगा कि थोड़ा सा एनडीए और IIM से अगर आपको पता चलेगा तो मैं उसके बारे में डीपली बता दूंगा कि
कैसे होता है, क्या करना है, उसमें पढ़ाई क्या करनी है, यूपीएससी में क्या करना है, एसएसबी के लिए जो इंटरव्यू होता है उसके लिए क्या करना है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप पहले जो आपका रेगुलर डे टू डे है वो उस पर ज़्यादा फोकस कर दीजिए, और उसके बारे में जब आपको मौका मिले तो पढ़ लीजिए या सर से गाइडेंस ले लीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आपको तो मुझे कॉल करके पूछ लेना। आपको नॉलेज तो आजकल कहीं भी अवेलेबल है, फ़ोन है सभी के पास, ठीक है। पर्सनली भी मैं बताऊंगा, अगर किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई पूछना है, कुछ भी पूछना है तो आप मुझे दिल्ली पूछ सकते हैं। और कुछ थैंक यू, बहुत अच्छा बताया जी बेटे, किसी ने कुछ पूछना जी? जी वो कोई बिल्कुल किसी भी तरह ਦੀ ਕੋਈ छोटा ਸਵਾਲ ਦੇ मतलब ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜੋ ਮੈਨੂੰ अच्छा लगेगा भी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ गुड बेटा ਪੁੱਛੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਕੋਈ ਹੈਜ਼ਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ओके, तो ये सबसे सबसे बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि एक एंट्री होती है एनसीसी एंट्री, ठीक है। एनसीसी एंट्री कब होती है? जब ग्रेजुएशन के बाद अलग अलग एंट्रीज होती है, उसमें एक एंट्री होती है एनसीसी एंट्री, ठीक है। एनसीसी एंट्री का जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, तो उसमें एनसीसी एंट्री का ये स्कीम है। तो उसमें आपको ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट, टोटल 3 सर्टिफिकेट होते हैं एनसीसी के। तो ये तीनों सर्टिफिकेट आपको जब मिल जाएंगे, ठीक है, आप एनसीसी में कॉलेज में जाओगे तो अब आप कॉलेज में जाते ही आप एनरोल करो एनसीसी के लिए, ठीक है। जिस भी कॉलेज में जाओगे उसमें उस कॉलेज में या फिर उस शहर के किसी और कॉलेज में एनसीसी अवेलेबल होगी 101%। तो उसमें जाके आपने जाते ही कॉलेज में ग्रेजुएशन में एनसीसी के लिए एनरोल करना है, एनसीसी करना है। जब आप एनसीसी करोगे तो ये 3 साल में लगभग आपका तीनों सर्टिफिकेट का आपको ट्रेनिंग करेंगे, आपको ड्रिल करवाएंगे और आपको सर्टिफिकेट देंगे। जब आपके तीनों सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएंगे तब आप एसएसबी के लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। एक 12th के उनके जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है उसमें भी थोड़ा सा कटअप होता है, और एनसीसी सीट सर्टिफिकेट का उस पर तो आपको डायरेक्टली कॉल आ जाएगा एसएसबी के लिए। एसएसबी क्या है, किसी को पता है एसएसबी क्या है? हाँ ना जी, कुछ तो बोलो पुत्र। एसएसबी एक इंटरव्यू है। मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। एसएसबी एक इंटरव्यू है जो फौज में ऑफिसर बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। मतलब एंट्री कोई भी हो, 12th के बाद हो, ग्रेजुएशन के बाद हो, एक मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो। फौज में भी मेडिकल और इंजीनियरिंग है, पता है ना सभी को। फौज में भी जो ऑफिसर है वो डॉक्टर होते हैं, फौज में भी एक इंजीनियर होता है, फौज में भी एक मैकेनिक होता है, हर एक फौज में हर कोई होता है, ठीक है। तो आप मतलब अलग अलग एंट्री से इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग प्रोफेशन के लोग एक ही मकसद के लिए आए, ठीक है, फौज का। तो ये एनसीसी का ये है। तो आप जब एनरोल करोगे, ग्रेजुएशन हो जाएगा आपका, तो उसके बाद आपका एसएसबी के लिए कॉल आ जाएगा। जब आप एसएसबी में अच्छा करोगे तो 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है, तो उसमें ये सारा इंटरव्यू और मेडिकल होने का फिर आप डायरेक्टली एक एज एन शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर करके इंडियन आर्मी में आ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब भी कॉलेज जाओगे, 12th के बाद कॉलेज जाओगे, तो आपका पहले दिमाग में होना चाहिए कि मुझे कॉलेज करते करते मुझे एनसीसी का भी एग्जाम, एनसीसी में भी एनरोल करना है, और 3 साल में मेरा 3 सर्टिफिकेट ले लेना है, ठीक है। उससे आपका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा, और सर्टिफिकेट से आपका जो फौज नहीं या फिर बाहर कहीं भी बाहर भी जाते हो तो वो भी वहाँ पे भी आपको ये काम आता है, ठीक है। मतलब अलग अलग बाहर के कॉर्पोरेट इंटरव्यूज में भी ये बहुत काम आता है। आप सिविल सर्विसेज में जाओगे, IAS IPS उसके लिए भी जाओगे, तो आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होने से बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है, ठीक है, क्योंकि एनसीसी डिसिप्लिन ट्रेनिंग है, ठीक है। तो एनसीसी का ये एंट्री और ये रोके भी एनसीसी और पूछो, बहुत कुछ है दिल च मैंने पता। हाँ जी बेटे, बोलो। अगर ऐसे नहीं कि आप बस फौज के बारे में ही पूछो या फिर आर्मी के बारे में, अगर बाहर का भी कुछ आपको डाउट है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, तो आप पूछ सकते हो। क्योंकि मैं सिविल सर्विसेज का जो इनिशियल में या फौज में प्रिपरेशन से पहले मैं सिविल सर्विसेज का जो प्रिपरेशन भी किया हूँ काफ़ी टाइम तक, तो आप उसका अगर डाउट हो तो आप वो पूछ सकते हो।
ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਗਿਆ ਅਰੇ ਗਿਆ ਕੋਈ सर वो जो न्यू स्कीम आई है ना अग्निवीर उसके रिलेटेड थोड़ा सा बच्चों को बताओ बच्चों को 9 में इसको लेके थोड़ा मसला है क्या चीज है डाउट्स उसमें हैं वो उसमें क्या पॉजिटिव क्या पहला वाला सिस्टम और ये वाला पूछना चाहती हो ना बेटे तो अभी आई रिक्वेस्ट किए थोड़ा कैमरा कोई नहीं